आज हम पढ़ने लगे हैं अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। हम अपनी दुनिया देखते हैं, जैसे आपको नज़र आ रही है ऐसी खूबसूरत दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। climateviewer.org से ये एनिमेशन 3D दिखा रहा हूँ। इस दुनिया के ऊपर हम रहते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है। जैसे अगर मैं istockphoto.com से एनिमेशन दिखाऊं तो ऐसे हम घर बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, और ज़मीनी इलाका घास वगैरह होती है, दरख्त वगैरह होते हैं, और हम इंसान रहते हैं उसके अंदर। उसके अलावा pixabay.com से अगर मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाऊं जिसमें आप देखें तो समंदर भी होते हैं। समंदर जिसमें पानी जा रहा होता है, और एक खूबसूरत से पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको एक सूरज भी नज़र आ रहा है। उसी वेबसाइट से एक और वीडियो एनिमेशन जो कि पहाड़ों के इलाकों की है, बर्फ़बारी हो रही है जहाँ पे ये दो लोग जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत से नज़ारे हैं। ये सब हमारे दुनिया का हिस्सा है। ठीक है, हमारी इस दुनिया, हमारे इस पूरी कायनात का तो नहीं कहूँगा, हमारी इस अर्थ का हिस्सा है। इन सब को मिला के हमारा पास एक अर्थ क्लाइमेट सिस्टम बनता है। उसी सब को मिलाकर एक बात मैंने लिखी है, मैं यहाँ पर लिख कर ले आया हूँ, इसको पढ़ते हैं। अर्थ क्लाइमेट सिस्टम इज़ द इंटरेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, water, ice, land, and living things with the sun's energy that together control the planet's weather and temperature। यानी अर्थ क्लाइमेट सिस्टम क्या है? ये इंटरेक्शन है, यानी किन किन चीज़ों के आपस में एक दूसरे के ऊपर असर डालने वाली चीज़ों का है। एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा वगैरह, बादल वगैरह वाली साइड आप कह लें, या आबो हवा, ऑक्सीजन वगैरह जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। पानी यानी समंदर वाला इलाका, बर्फ़बारी, पहाड़ भी होते हैं। लैंड एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, और लिविंग थिंग इंसान। और साथ साथ उनके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर गिरने वाली जो सूरज की रोशनी है, ये सब आपस में मिल मिलाकर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंडायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन का जो वेदर है यानी मौसम है वो कंट्रोल होता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी। तो ये हमारे पास अर्थ क्लाइमेट सिस्टम था। अब अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, जिसको हमने सारा सब चीज़ों को मिल मिलाने को कह रहे हैं, इसको असल में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसमें हमारे पास हैं टोटल हैं पांच कंपोनेंट्स। पहला है एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा और बादल वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोस्फेयर आ जाती है जहाँ पे पानी वाला इलाका होता है, जैसे समंदर वगैरह। क्रायोस्फेयर जहाँ बर्फ़बारी वाला इलाका होता है, आप कह लें जहाँ पे बर्फ़ होती है या बर्फ़ पड़ी होती है। ज़मीन नहीं, जो ज़मीन जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है वो तो अलग है, ग्लेशियर्स वाले इलाकों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लिथोस्फेयर, जो लैंड हमारी ऊपर ज़मीन है उसकी बात हो रही है, जो कि ऊपर वाली लैंड और थोड़ा सा गहराई में जाए ज़मीन की, तो उसको भी हम शामिल करते हैं। इसके साथ साथ बायोस्फेयर, वो जगह जहाँ पर इंसान वगैरह रहते हैं, लिविंग थिंग्स वगैरह रहते हैं, ये सब बायोस्फेयर में आ जाता है, जंगलात वगैरह। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर यानी हवा वाले कंपोनेंट से। एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो हमें वैसे पता भी है एटमॉस्फेयर क्या है। इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारी ज़मीन जिसके इर्द गिर्द हवा है, जो कि मैं आपको बताऊं, हमारे इस ज़मीन के इर्द गिर्द हवा जिसने इसको घेरे में रखा हुआ है, इस हवा को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, और शायद इसी वजह से हम सांस भी लेते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह भी मौजूद है। इस हवा या इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ख़ास लिमिट तक है, आप कह लें यहाँ तक है, नहीं। वो ज़ाहिर है दूर जाती रहती है, काफ़ी दूर तक है, लेकिन जो जो हम दूर जाते हैं तो उसकी आप कह लें गैसेस की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं या किन किन गैसेस पर मुश्तमिल है। इसमें पहली जो गैस सबसे ज़्यादा शायद मौजूद है, शायद नहीं बल्कि कंफर्म सबसे ज़्यादा मौजूद होने वाली गैस नाइट्रोजन, इस जो कि दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनी है, जो कि 78% है। किसके ज़ाहिर है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। आगे बात करूं तो अगले नंबर पे है ऑक्सीजन, 21%, जो कि दो ऑक्सीजन से मिलकर गैस बनी होती है। तो ये आपके पास क्या है, 21% है ऑक्सीजन। अगले नंबर पर बात करूं तो आर्गॉन गैस है, जो कि 0.9% है, यानी 0.9%, जो कि आर्गॉन जिसे हम कहते हैं उस एटम से मिलकर बनी होती है। अब अगर इन तीनों को मैं प्लस करूं तो यहाँ पर कैलकुलेटर है, तो 878 प्लस 21 प्लस 0.9, तो ये आपके पास आंसर आ गया 99.9। यानी कि ये तीनों गैस मिलकर कितना बना रही है, 99.9% फीसद आप कह लें या परसेंट गैस बना रही हैं। अब वो जो 100 में से कितना रह गया, 0.1%। जो वो 0.1% है वो कहाँ है, असल में उसके अंदर
बाकी गैसेस आ जाती हैं। उन गैसेस को हम क्या कहते हैं, जो 0.1% या आप कह लें बहुत कम तादाद में हैं, वो कहलाती हैं ट्रेस गैसेस, जिसके अंदर चार तरह की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, ओजोन जो कि तीन ऑक्सीजन से मिलकर, और मीथेन जो कि एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से मिलकर, और वाटर वेपर्स जिसको पानी कहते हैं लेकिन ये बुखारात की शक्ल में होता है, और जब स्पेशली बारिश होती है तो ज़्यादा हो जाता है। ये H2O जो कि दो ऑक्सीजन और एक सॉरी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ये सारी गैसेस मिल मिलाकर आपको 0.1% देती हैं, यानी बहुत कम तादाद में। नाइट्रोजन की बात करूं, वैसे तो जब दरख्त इस्तेमाल करते हैं, दरख्त नाइट्रोजन की ज़रूरत उन्हें बहुत होती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव नहीं होता, वो आप कह लें रिएक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से आप कह लें कि ये जो है ये हाईली नॉन रिएक्टिव गैस है। अगर ये ऐसे कर सकता होता तो शायद जो प्लांट्स वगैरह हैं, दरख्त वगैरह हैं यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर हैं, उनको इनकी बहुत ज़रूरत होती और वो इसका इस्तेमाल करते। लेकिन ये चूँकि गैस की फॉर्म में N2 की फॉर्म में मौजूद होता है तो ये रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, या आप कह रहे हैं जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ओजोन लेयर, ओजोन का लेयर कह रहा हूँ, ओजोन जो कि एक गैस है, ये आपके पास एक आपने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक सतह है, एक जगह है जहाँ पर जिसकी वजह से आप कह लें सूरज से आने वाली जो ख़राब गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो अंदर नहीं आती। फ़र्ज़ करिए ये असल में वो गैस की लेयर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ज़मीन की ऊपर हाई ऊपर की जानिब है एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो इसी गैस से असल में मिलकर बनी है। और वो क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है उनको रोकती है और उनको वापस भेज देती है। अगर ये ना होती तो यही रेडिएशन ज़मीन के अंदर आती सॉरी, और ज़मीन पे रहने वाले लोगों को, जानवरों को बहुत नुकसान दे देती। तो ये गैसेस या आप कह लें एटमॉस्फेयर का बेसिक हमने पढ़ा। अब इसका फ़ायदे क्या है, वैसे तो हमने गैसेस को देखकर फ़ायदे दे के लिए, लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एटमॉस्फेयर जिसके फंक्शन की अगर हम बात करें, पहला वैसे मैंने बता ही दिया जो कि शायद ओजोन का सबसे अहम रोल है, वो है प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय अब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूजिंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का इस्तेमाल करके जो हार्मफुल रेडिएशन जो मैंने बताई कि सूरज से आती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट होती हैं, जिनकी ख़ास वेवलेंथ होती है, ख़ास एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेव इस तरह जाती है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो फासला है एक वेव का, ये एक वेव है, उसके बाद यही दोबारा शुरू हो जाती है। तो यहाँ से ये एक फासला, इसको वेवलेंथ कहते हैं। और इसके अलावा इस तरह की कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर गुजरी उसी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी ख़ास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। और ये मीडियम के बगैर, मतलब पार्टिकल्स के बगैर भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, जैसे सूरज की रोशनी। तो ये सूरज से आती हैं और ये बड़ी हार्मफुल होती हैं, लेकिन चूंकि ओजोन लेयर है तो वो इसको आने नहीं देती। और यही वजह है कि जब ये आने नहीं दी थी तो ज़मीन का एकदम से टेम्परेचर दिन के वक्त जब सूरज पड़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और जब सूरज चला भी जाता है तो जो गर्म रेज ऑलरेडी अंदर गई होती हैं वो फिर बाहर नहीं निकलती ओजोन लेयर की वजह से। इन शॉर्ट आप कह लें कि प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट, यानी दिन को एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी का ना होना और रात को एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी का ना होना। इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है हमें कौन, एटमॉस्फेयर, ये जो गैसेस मौजूद हैं। क्योंकि ये फिर जो गर्म गैसेस अंदर मौजूद होती हैं उनको बाहर ने निकलने नहीं देती। अंदर टेम्परेचर दिन को तो चलो होता ही है ना, गर्म सूरज पड़ रहा है, लेकिन रात को फिर वही गैसें जब निकलती नहीं है तो एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, यानी एकदम ठंडक नहीं हो जाती बहुत ज़्यादा। और इसी गैस को बाहर ना निकलने देना, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और एक्ट एज ए इंसुलेटिंग लेयर कीपिंग अर्थ वार्म, यानी ज़मीन को गर्म रखना, ठीक है। और जो इन गर्म रेडिएशन को बाहर ना जाना, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये इंसुलेटिंग यानी कि गैसेस या गर्माइश को गुजरने ना देना, इंसुलेट होना कि ना गुजरने नहीं दे रही। तो ये मेन एटमॉस्फेयर का काम है। अगले नंबर पे बात करूँ, कंट्रोल वेदर थ्रू कन्वेक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ गैसेस। गर्म गैस का ऊपर जाना और ठंडे गैस का नीचे आ जाना, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कन्वेक्शन कहलाती है। खुद गैस का ऊपर जाना, हीट को ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, हीट ठंडा को नीचे ट्रांसफ़र कर देना, इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। जबकि यही जो बार बार हो रही होती है, ऊपर गैस गई ठंडी हुई, या आप कह लें गर्म होके ऊपर चलेगी,
फिर नीचे आई, थोड़ी देर बाद ठंड होके फिर ऊपर चली गई। तो ये सर्कुलेशन हो रहा है गैस का किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे वेदर हमारे पास कंट्रोल होता है। जहाँ पानी है वहाँ से ठंडी गैस ऊपर गई, सॉरी गर्म होके वो गैस ऊपर गई, बादल बने, और वही बादल फिर बरसे और उन्होंने ज़मीन को एक, ठंडी जो पानी है वो नीचे गिराया, वही चीज़ दोबारा गई, और इस तरह करके एक सर्कुलेशन होती है जिससे वेदर कंट्रोल होता है। अब ये थी हमारे पास फंक्शन। अब असल में जो एटमॉस्फेयर है उसको भी हमने मज़ीद लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक थी अर्थ क्लाइमेट सिस्टम की, जिसके अंदर मेनली हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और एटमॉस्फेयर का जो बकाया हिस्सा है उसको भी हम देखेंगे। तो आज हमने अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के बारे में बात की।